शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना, मेरी जुमात में आपको खुश आमदीद। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जुमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब पंजम, जिसका अन्वान है मतनू मौजुआत। मतनू मौजुआत यानी नित नए 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 मौजुआत। आज इस बाब का पढ़ेंगे हम सबक 5.2 लेक्चर नंबर 4 और हमारे सबक का अन्वान है जोहर और वापसी। बच्चों, ये एक सफरनामा है, जोहर शहर का है यानी मलेशिया के शहर का, और तस्वीर भी आपको शहर की नजर आ रही होगी। हमारे आज के हासिलात ताल्लुम है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ तवील इबारत पढ़ सकेंगे, इसके साथ साथ असलूब, मकसूद और बयान के पेश नज़र इबारत पढ़ सकेंगे। ये दोनों हासिलात ताल्लुम पढ़ना की फहरिस्त से लिए गए हैं। हासिलात ताल्लुम को देखकर आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि ये वही हासिलात ताल्लुम है जो हमने गुज़िश्ता रोज़ शुरू किए थे, और इस सिलसिले में हम सबक 5.1 का पहला निफ्स भी कल ख़त्म कर चुके हैं। आज इन्हीं हासिलात ताल्लुम को हम दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा सीखेंगे। नया क्या सीखेंगे वो इस सबक में आपको पता चल जाएगा। लेकिन अपने सबक को शुरू करने से पहले क्या करेंगे, हम अपने हासिलात ताल्लुम की वजाहत देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इतना मुतवज्जा होकर किसी चीज़ को नहीं सुनता जितना कुरान की तरफ मुतवज्जा होता है। इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो कुरान मजीद को खुश आवाज़ी और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना चाहिए। बच्चों, हमारे हासिलात ताल्लुम का एक हिस्सा है इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना, और हमारे इस्लामी नुक्ता नज़र की जो वजाहत है वो भी इसी से मुतल्लिक है। सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। मोलम जमात को मुनासिब ग्रोहों में तकसीम करेंगे और हर ग्रोह को गुज़िश्ता रोज़ पढ़ाए गए इक़्तिबास का एक एक पैराया मुख्तस करेंगे। हर ग्रोह का एक एक रुकन तफ़वीज़ की गई इबारत पढ़े। मोलम और जमात के बाकी तलबा तलफ़्फ़ुज़ का जायज़ा लें। सबक 5.2 का जो पहला निफ्स हमने ख़त्म किया है मोलम, उसी को मुख्तस करेंगे। मुनासिब ग्रोहों में हर रुकन उस इबारत को पढ़ेगा जो उसे तफ़वीज़ की गई होगी। सुनने वाले तलबा और मोलम दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का जायज़ा लेंगे। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। बहुत खूब प्यारे बच्चों, तलफ़्फ़ुज़ आपका बहुत बेहतर हो चुका है, इबारत भी आपने बहुत दुरुस्त अंदाज में पढ़ी है। अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ कि आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। शुरू में मैंने आपको बताया कि जो हमारे कल के हासिलात ताल्लुम थे उन्हीं को आज जारी रखेंगे। कल के ही हासिलात ताल्लुम को जारी रखते हुए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ और असलूब और मकसूद और बयान को पेश नज़र रखते हुए इबारत पढ़ने का तरीका समझाने के लिए आज हम करेंगे सबक 5.2 के आखिरी निफ्स की बुलंद ख़्वानी। कल हमने सबक 5.2 के पहले हिस्से की बुलंद ख़्वानी की थी। आज हम इस सबक को ख़त्म करेंगे, आखिरी निफ्स पढ़ेंगे, और अब हम बढ़ते हैं अपने सबक के मतन की तरफ। आपने सिंगापुर का पुल पार किया तो उधर की चौकी वालों ने रोका। ये वाली तस्वीर सिंगापुर की है बच्चों। सिंगापुर वालों को शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है क्योंकि एक सफ़रनामा है, तो लिहाजा मेरी कोशिश थी जितनी तस्वीर मैं आपको इस सफ़रनामे में दिखा सकूं आपको मैं इस अपने सबक में दिखा दूं। सिंगापुर वालों को शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है। पहले तो हम दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ तवील इबारत को पढ़ने का तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से आपने पढ़नी है। कल मैंने आपको पहले भी बताया था, इराब पर तवज्जो देनी है, रमूज़ काफ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपने एक तेज़ी से ही नहीं पढ़ते जाना, बल्कि आपने रुकना है ताकि सुनने वाला आपकी बात को समझ भी सके। इतना भी आपने रुकना नहीं है, बल्कि रुकना आपने उतना है कि सामने वाला आपकी बात समझ सके। आपने सिंगापुर का पुल पार किया तो उधर की चौकी वालों ने रोका। सिंगापुर वालों को शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है, बाकी को पासपोर्ट। पूछा कितने दिन का वीज़ा चाहिए? हमने कहा 2-2.5 घंटे का दे दीजिए, बस जोहर को हाथ लगाकर वापस आना है। बोले 1 महीने का दिए देता हूँ, क्या अजब आपका जी ज्यादा ठहरने को चाहे, फिर कहाँ भागते फिरिएगा। थोड़ी देर में पासपोर्ट मोहर होके आ गया। वापसी में तो इतनी भी चेकिंग ना हुई। उर्दू में कई मुहावरे हैं, खुदा शक्कर खोरे को शक्कर देता है।
जैसी रूह वैसे फरिश्ते वगैरह। हमें मालूम नहीं इस मौका पर किसका इस्तेमाल बरमहल होगा, लेकिन हम अपनी सियाहत में ईरान गए, अफगानिस्तान गए, लंका गए, फिलिपाइन गए, इंडोनेशिया गए, जापान गए। हर जगह सबसे पहली चीज़ जो नज़र आई या तो वो कोई सिख होता था या गुरुद्वारा। ताजुब ये है कि यूरोप के सफ़र के आगाज़ में भी हम बेल्जियम उतरे तो ब्रसेल्स के हवाई अड्डे पर सबसे पहली चीज़ जो नज़र आई वो भी एक सरदार जी थे। जोहोर में भी दाखिल होते ही हमने गाड़ी मोड़ी तो मोटे मोटे लफ्ज़ों में गोर मक्खी रस्मुल ख़त में लिखा नज़र आया, गुरुद्वारा जोहोर बार। नीचे नज़र डाली तो सरदार जी एक साइकिल पर बैठे एक वन वे सड़क पर गलत सिमत में जाते दिखाई दिए। हमारा जी खुश हो गया। ये बात हुई ना, ये तस्वीर जोहोर की है बच्चों। इस तरीके से मौलम भी इबारत पढ़ेंगे, बच्चों को तलफ़ुज़ भी बताएंगे। अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा बच्चों, आप भी अपने मौलम से पूछ सकते हैं। असलूब, बयान और मकसद, इसके मुतालिक भी आपको गुज़िश्ता असबाक में बताया जा चुका है। सबक को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि मौलम ये एक सफ़रनामा लिख रहे हैं। उनका जो अंदाज़ है वो इसी रवानी से लिखते जा रहे हैं। जो जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं वहाँ पर उनका उसलूब बहुत सादा है, लेकिन उन्होंने मुहावरात का भी इस्तेमाल किया है ताकि अपनी बात को वो बड़े खूबसूरत अंदाज में आपके सामने पेश कर सके। जैसे उन्होंने एक मुहावरा यहाँ पर बयान किया, खुदा शक्कर खोरे को शक्कर देता है। और फिर दूसरा भी उन्होंने मुहावरा फ़ौरन इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने साथ ही वजाहत की कि मुझे समझ नहीं आ रही, ये मुहावरे फ़ौरन मेरे जहन में आए, लेकिन मुझे अपनी कैफियत या हालत के मुताबिक मुहावरे को इस्तेमाल करना नहीं आ रहा कि दुरुस्त मुहावरा कौन सा यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए। यानी उनका असलूब जो है सादा भी है, लेकिन वो बात ढके छुपे अंदाज में भी कह रहे हैं ताकि सुनने वाला थोड़ा सा तवज्जो दे और फिर बात को समझ सके। मकसद उनका क्या है? सफ़रनामा बयान करना है ताकि आपको जोहोर के हालात और वाक़यात, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पर वो कैसे पहुँचे, उससे आप अंदाज़ा लगा सके। अब हम बढ़ेंगे अपनी सरगर्मी की तरफ। मौलम पहले तो सबक की बुलंद ख्वानी करेंगे, आखिरी निफ्स की तलफ़ुज़ का पूछेंगे, मकसद बयान करेंगे मुसन्निफ़ का कि मुसन्निफ़ इब्न इंशा क्या बताना चाह रहे हैं। पहला निफ्स हमारा ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। आखिरी निफ्स, यहाँ हमने उसकी एहतियात रखी, खा कर बांस की तीलियां नीचे फेंकने को थे कि हमारे दोस्त ने रोक दिया और कहा कि मेज़ ही पर रखो, बिल का वक्त आया तो बहरे ने भी इन्हीं तीलियों से सीखों की गिनती की। रकम याद नहीं, लेकिन खाना सस्ता था। जोहर में जाकर वो अपने दोस्त के साथ उन्होंने खाना भी खाया है मुसन्निफ़ ने, और मुसन्निफ़ है हमारे इब्न इंशा। और इब्न इंशा के सफ़रनामे वैसे भी मशहूर है, उर्दू अदब में बहुत अच्छे सफ़रनामे लिखते हैं, और इस सफ़रनामे को भी लिखने का उनका मकसद यही था कि हम जोहर के मुतल्लिक बहुत कुछ जान सके। पहला आखिरी निफ्स को मुकम्मल करने के बाद तलफ़ुज़ के मुतल्लिक पूछेंगे। अगर कोई मायनी या लफ्ज़ ऐसा जुमला है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, बच्चों आप भी पूछ सकते हैं, मौलम भी दोबारा रहनुमाई फरमा दीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे अपनी सरगर्मी की तरफ ताकि बच्चों आज के जो हासिलात ताल्लुम है जिनको आज हम ख़त्म करने वाले हैं वो आपको बेहतर तौर पर समझ सके, वो आप इस सबक की तकमील के बाद खुद भी दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ इबारत पढ़ना सीख सके, और उसके साथ साथ मकसद, बयान और उसलूब को भी समझते हुए आप इबारत को पढ़ सके, उसको पेश नज़र रखते हुए। इसके लिए हम एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। मौलम या मौलमा तलबा से पूछे क्या उन्होंने कभी कोई सफ़रनामा पढ़ा है। बच्चों इब्न इंशा के भी सफ़रनामे उर्दू अदब का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसके अलावा भी बहुत सारे मुसन्निफ़ीन ने सफ़रनामे लिखे हैं। मौलम सबसे पहले तो ये सवाल करेंगे जुमात से कि क्या इब्न इंशा के अलावा, ये इस सफ़रनामे के अलावा आपने कोई सफ़रनामा पढ़ा है। अगर आपका जवाब दुरुस्त है यानी हाँ में है तो मौलम उन बच्चों से उनके पसंदीदा सफ़रनामे और मुसन्निफ़ का नाम बताने को कहेंगे। यानी या तो अगर आपने इब्न इंशा का वो सफ़रनामा पढ़ा है या उसके अलावा किसी और मुसन्निफ़ का सफ़रनामा पढ़ा है तो आप बताएंगे, सफ़रनामे का नाम बताएंगे, किस जगह का सफ़रनामा है वो बताएंगे। मौलम ये एक सवाल करेंगे आपसे। इसके बाद तलबा को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करेंगे, चाहे तो वो 2 ग्रोह में कर सकते हैं, 3 या 4, जितना मुनासिब लगे मौलम को उतने ग्रोहों में तकसीम करें। उन्हें QR कोड में दिया गया सफ़रनामा पढ़ने के लिए दें। जब हर ग्रोह सफ़रनामा एक बार पढ़ ले तो इनके फ़हम की जांच के लिए कुछ सवालात पूछे। सवालात के हमारे हासिलात तालीम से मुतल्लिक होने चाहिए, यानी मुसन्निफ़ का तर्ज़ तहरीर कैसा है और मकसद तहरीर क्या है। बच्चों ये जो एक सफ़रनामा मैंने
ورک شیٹ میں آپ کو دیا ہے، یہ سنگاپور سے متعلق ہے، مختصر ہے، آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے متعلق مصنف آپ سے سوال کریں گے، یعنی ہمارے حاصلات تعلیم سے متعلق سوال کریں گے کہ مصنف کا طرز تحریر اور مقصد تحریر. آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ معلم جب آپ سے سوال پوچھیں تو آپ ان سوالات کا بآسانی جواب دے سکے. بہت مزیدار سفر نامہ ہے، ویسے ہی سفر نامہ ہے جیسا ابھی ہم نے درسی کتاب میں پڑھا ہے، سنگاپور سے متعلق ہے، سنگاپور کے کچھ حالات ہیں، وہاں پر کیوں گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے کیا کیا دیکھا، اس ورک شیٹ میں آپ کو سب کچھ پڑھنے کے لیے ملے گا. تو اس سرگرمی کو سر انجام دے، توجہ سے پڑھیں، اور جب معلم سوال پوچھیں مصنف کے طرز تحریر کے متعلق، اسلوب کے متعلق، مقصد کے متعلق، تو آپ اچھے طریقے سے جواب دے سکیں. بہت خوب بچوں، آپ نے بہت اچھے طور پر پڑھا بھی ہے اور سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں اور معلم سے شاباش بھی وصول کی ہے. اب ہم بڑھیں گے اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف، جو کہ کون سا حصہ ہوتا ہے؟ مشق کے سوالات. بچوں یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے آج کے متن سے متعلق ہیں، یعنی جو ہم نے آخری نصف مکمل کیا ہے اس سے متعلق یہ سوالات ہیں. سوالات کے جوابات آپ کاپی پر لکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ سوالات کون سے ہیں، ان کا جواب مجھے کون دے گا؟ جی بالکل ٹھیک، یہ وہ سوالات ہیں جو ہم کتاب پر ہی حل کرتے ہیں، ان کو ہم کاپی پر نہیں لکھتے ہیں. اور میں نے ہر بار یہی بات کی ہے کہ اگر تو جماعت میں وقت ہے تو جماعت میں مکمل کیجئے، ورنہ گھر جا کے اس کام کو ضرور مکمل کیجئے. ان سوالات کے جوابات آپ کتاب پر لکھیں گے اور یہ والے سوالات کے جوابات آپ کاپی پر لکھیں گے. اور ورک شیٹ ہماری جو سرگرمی کی ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہاں پر میں اپنے سبق کو ختم کروں گی. مجھے امید ہے کہ آپ درست تلفظ کے ساتھ عبارت پڑھنا، اس کے ساتھ ساتھ مصنف کے اسلوب اور بیان اور مقصد کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے عبارت پڑھنے کا طریقہ سیکھ چکے ہیں، اور جو آپ نے سرگرمی سر انجام دی ہے اس سے تو آپ کو اور زیادہ آسانی ہو گئی ہے طویل عبارت کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے میں. کل ملیں گے بچوں ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک آپ کیا کریں گے؟ ایک تو اپنا کام مکمل کریں گے اور دوسرا اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. تا حافظ، شکریہ.